सन 1996 में एक फिल्म आई थी जिसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। जाहिर है लड़का वही घिसे पीटे ढर्रे के मुताबिक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, तो वहीं लड़की साधारण से परिवार की सीधी सादी ईमान वाली थी। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होता है। लड़की गुस्से में लड़के को थप्पड़ मार देती है। लड़का फैसला लेता है कि अब बदला लिया जाएगा। फिर वो बदले के लिए लड़की का रेप कर देता है। मामला कोर्ट पहुंचता है। लड़के को सजा होने वाली होती है कि लड़की भावुक स्पीच देती है कि अब मेरे घर कभी बारात नहीं आएगी वगैरह वगैरह। इसके बाद कोर्ट दोनों को एक दूसरे से शादी करने का आदेश देता है। शादी हो जाती है। जिस फिल्म की कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसका नाम है राजा की आएगी बारात। आप कहेंगे कि ये तो केवल एक फिल्म थी, लेकिन आपको बता दें असल जिंदगी में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां एक रेप सर्वाइवर अपने भविष्य को खतरे में देख अपने ही रेपिस्ट से शादी करने को तैयार हो जाती है या दोनों की शादी जबरन करवा दी जाती है। इसी तरह का मामला अभी फिर सामने आया है। अच्छी बात यह रही कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शादी की परमिशन नहीं दी। क्या है ये पूरा केस आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उसे हम और आप केरल के कोट्टियूर रेप केस के नाम से जानते हैं। साल 2016 की बात है। 16 साल की एक लड़की सेंट सेबेस्टियन चर्च से जुड़े एक स्कूल में पढ़ती थी जो कोट्टियूर में था। लड़की का परिवार इस चर्च का मेंबर था। इसी चर्च में था पूर्व पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी जो इस चर्च का विकर था। विकर चर्च में बड़े पदों पर तैनात लोगों को दिए जाने वाले एक टाइटल होता है। ये एक पद है। आपको आसान भाषा में समझाने के लिए हम आपको शॉर्ट में ही बता रहे हैं। खैर, हम मुद्दे पर वापस आते हैं। लड़की स्कूल में डेटा एंट्री का काम भी करती थी। इसी स्कूल में रॉबिन वडक्कमचेरी ने लड़की का यौन शोषण किया, रेप किया। मई 2016 में लड़की प्रेग्नेंट हो गई। फरवरी 2017 में उसने एक बेटी को जन्म दिया। ये मामला भी फरवरी 2017 में ही सामने आया था। सबसे पहले कन्नूर चाइल्डलाइन को एक गुमनाम फोन कॉल गया था जिससे एक लड़की के रेप होने की जानकारी चाइल्डलाइन से जुड़े अधिकारियों को दी गई थी। अधिकारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। छानबीन हुई और कोट्टियूर के स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के बारे में पता चला। आउटलुक में फरवरी 2017 में छपी एक रिपोर्ट की माने तो लड़की के रेप की जानकारी ना तो स्कूल वालों ने, न चर्च ने और ना ही अस्पताल ने पुलिस को दी थी जहां पर लड़की ने अपनी बेटी को जन्म दिया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में लड़की के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि लड़की के पिता ने ही अपनी बेटी का रेप किया था, लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस को परिवार वालों के बयानों में गड़बड़ी दिखी। उनके बयान एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन कड़ी पूछताछ करने के बाद लड़की के पिता ने बताया कि रेप रॉबिन वडक्कमचेरी ने किया था। इसके बाद फरवरी 2017 के आखिरी दिनों में पुलिस ने रॉबिन को गिरफ्तार किया। वो तब कनाडा भागने की तैयारी में था। मामला कोर्ट में गया। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक थलासेरी की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का रेप कर उसे प्रेग्नेंट करने के अपराध में रॉबिन वडक्कमचेरी को दोषी पाया और फिर 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 3 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भी देने को कहे। एक चाइल्डलाइन अधिकारी ने तब बताया था कि लड़की का परिवार चर्च की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव में था, इसलिए उसके पिता ने रेप का दोष अपने ही सर ले लिया था। लेकिन आखिर में उन्होंने रॉबिन का नाम लिया और रॉबिन ने रेप किया था। ये बात बच्ची के डीएनए टेस्ट से भी साबित हो गई थी। रॉबिन की गिरफ्तारी से लेकर सजा का ऐलान होने तक परिवार ने अपना बयान भी बार बार बदला। यहाँ तक कि लड़की और उसकी मां ने भी ये बात कह दी थी कि मई 2016 में लड़की 18 साल की थी, यानी बालिग थी। वहीं रॉबिन ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उसने रेप नहीं किया, बल्कि लड़की की मर्जी से दोनों के बीच सेक्स हुआ था और लड़की बालिग थी, इसलिए पॉक्सो के तहत केस नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट देखे, डीएनए टेस्ट के नतीजों का विश्लेषण किया और उसके बाद फैसला सुनाया था। इसी बीच रॉबिन को पादरी के पद से हटा भी दिया गया था। अब आया जुलाई 2020 का महीना। रॉबिन वडक्कमचेरी ने केरल हाई कोर्ट में एक याचिका डाली। कहा कि वो रेप सर्वाइवर लड़की से शादी करना चाहता है और उसकी बच्ची का ख्याल रखना चाहता है। रॉबिन ने कोर्ट से शादी की तैयारियों के लिए 2 महीने की जमानत की भी मांग की थी। साथ ही शादी के बदले सजा को निलंबित करने की भी मांग की। करीब 5 महीने पहले केरल हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जस्टिस सुनील थॉमस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यह पाया था कि घटना के दौरान लड़की नाबालिग थी, इसलिए शादी की परमिशन देने से ऐसा लगेगा कि शादी को एक लीगल अप्रूवल मिल गया है।
हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद 53 बरस के रॉबिन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, शादी की परमिशन मांगी। इसके अलावा रेप सर्वाइवर ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन डाला और रॉबिन से शादी करने की परमिशन मांगी। कहा कि उसकी बच्चे की उम्र स्कूल जाने लायक हो गई है, इसलिए स्कूल एडमिशन फॉर्म में पिता का नाम लिखाना होगा, इसलिए वो रॉबिन से शादी करना चाहती है, वो अपने बच्चे को वैधता देना चाहती है। सोमवार यानी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी इन याचिकाओं और आवेदन को खारिज कर दिया। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश को डिस्टर्ब करने का कोई कारण नहीं नजर आया। बेंच ने याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अब काफी ज्यादा स्वागत हो रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फेमिनिस्ट थियोलॉजिस्ट केचुरानी अब्राहम का कहना है कि अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अगर इस पर विचार किया जाता तो एक गलत मिसाल कायम होती। वहीं फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ आवाज उठाने वाले फादर ऑगस्टीन वॉटोली ने भी कोर्ट के इस कदम की तारीफ की है और कहा है कि इस आदेश ने कानून पर भरोसा बढ़ाया है। ये आदेश उन सभी लोगों के लिए झटका है जिन्हें लगता है कि इस तरह के मामलों को सामने लाने पर चर्च की बदनामी होगी। असल में इसका उल्टा ही होता है। सोशल मीडिया पर भी लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में लगातार लिख रहे हैं। हम भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहते हैं कि इस मामले में बहुत ही सही और मिसाल कायम करने वाला एक्शन लिया गया है। याचिका पर सुनवाई न करने का फैसला। रेप करने के बाद अगर कोई आदमी लड़की से शादी करने की बात कहता है या कर लेता है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि उसने कोई क्राइम नहीं किया या उसका अपराध कम हो गया। इस केस में लड़की ने भी रेपिस्ट से शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसने इसके पीछे क्या कारण बताया? यही ना कि वो अपनी बच्ची को पिता का नाम देना चाहती है, उस स्कूल में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो अपने ही रेपिस्ट से, उस व्यक्ति ने जिसने उसके साथ हिंसा की, उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। जाहिर है लड़की के इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। लड़की की कथित इज्जत और गरिमा जाने की मजबूरी देखिए, वो अपने रेपिस्ट से शादी करने के लिए राजी हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लड़कियों के लिए ऐसा समाज बनाया है कि उनके साथ कुछ होता है तो उनको ही शर्मिंदा महसूस करवाया जाता है। हमने ऐसा समाज बनाया है कि वो डील नहीं कर पाती हैं ऐसी शर्म से, और ऐसे स्टेप्स लेने के लिए जब उनसे कहा जाता है तो वो मान जाती हैं, कभी अपने परिवार के खातिर, कभी अपने बच्चे के खातिर। वैसे स्कूल के फॉर्म में या किसी सरकारी फॉर्म में रेप पीड़िताओं के बच्चों के लिए माँ बाप का नाम लिखे जाने का आखिर आधिकारिक नियम क्या है? ये जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। माँ बाप का नाम, स्पेशली हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये तो है ही कि माँ बाप के नाम से पहले हमेशा फादर्स नेम, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएं, चाहे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें, आधार कार्ड के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए, किसी भी कार्ड के लिए अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड के लिए, तो माँ बाप का नाम कंपल्सरी है, जिसमें फादर का नाम, बिकॉज ऑफ दिस पैट्रियार्कल सोसाइटी, फादर का नाम हमेशा सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ रखा जाता है। 2018 में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक 3 मेंबर की कमेटी बैठी थी, जिसमें ये ऑप्शन को प्रेजेंट किया गया था कि नेम ऑफ द पेरेंट्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड और मेंशन्ड इन द पासपोर्ट। व्हाइल इशूइंग द पासपोर्ट इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द नेम। हालांकि अभी तक इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट प्रावधान आए नहीं है, ये अभी तक एक सजेशन ही थी जो पास की गई थी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं हमारे इंडिया में जो कि एक बच्चे को ऑप्शन देती है कि वो ईदर मदर या फादर का नाम अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ साथ 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो मदर है वो लीगल गार्जियन बन सकती है अगर एक बच्चे की, इवन अगर उसके फादर जिंदा भी हो तो। वो बच्चे जो रेप जैसे ऑफेंस की वजह से पैदा होते हैं, जब वुमेन के साथ ये ऑफेंस कमिट होता है और वो कंसीव कर लेती है, तो वो बच्चों के लिए भी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। हालांकि जो बायोलॉजिकल फादर है वो इस केस में ऑफेंडर ही होता है, लेकिन अगर रेप विक्टिम किसी से आगे जाके जब शादी करती है तो उसकी कस्टडी, बच्चे की कस्टडी का हक उसके जिन हस्बैंड से वो शादी कर रही है उनको दे दिया जा सकता है। और किसी भी प्रकार से वो बच्चा अगर सिर्फ एक रेप विक्टिम का बच्चा है, इस वजह से उसे किसी भी राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स के ये जजमेंट्स हैं कि एक बच्चा जो कि इलेजिटिमेट रिलेशन से भी अगर पैदा हुआ है तो उसको बास्टर्डाइज का टैग नहीं दिया जाएगा। वो बच्चा जो एक रेप विक्टिम का बच्चा है उसको वो सारे राइट्स होंगे जो कि एक नॉर्मल बच्चे को होते हैं। उसको अपने बायोलॉजिकल फादर से, जो कि इस केस में अक्यूज्ड होगा, उसको उसके सारे राइट्स उससे वो ले सकता है, उसमें अधिकार अपना ले सकता है जो एक नॉर्मल बच्चा अपने बायोलॉजिकल फादर से लेता है। खैर, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक संवेदनशील फैसला सुनाया है, लेकिन रेप के ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जहां हमारे देश की अलग अलग अदालतें अजीब फैसले या टिप्पणी करती देखी गई हैं।
हाल ही में तरुण तेजपाल के मामले में गोवा की एक अदालत ने कहा था, यह ध्यान देने वाली बात है कि पीड़िता के बर्ताव में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे लगे कि वो यौन शोषण की पीड़िता है। पिछले साल अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। यौन शोषण के एक आरोपी को एक शर्त पर जमानत दे दी थी। शर्त यह थी कि आरोपी विक्टिम के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा। हालांकि इस आदेश के खिलाफ 9 महिला वकीलों, सोशल वर्कर्स और लॉ टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान नवंबर 2020 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने हाईकोर्ट के फैसले को फिल्मी कह डाला था। एक ताजा मामला मार्च के महीने में सामने आया था। तब उस वक्त के सीजीआई एसए बोबड़े ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान रेप के आरोपी से यह पूछा था कि क्या वो पीड़ित लड़की से शादी करने को तैयार है। इसके बाद काफी बवाल हुआ था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद कोर्ट की तरफ से अगला बयान भी सामने आया था। कहा था कि सवाल को गलत संदर्भ में लिया गया। कोर्ट ने आरोपी को शादी करने का कोई सुझाव नहीं दिया था। कोर्ट अलग अलग मामलों के नेचर को देखकर सुनवाई करता है, तो कोर्ट की टिप्पणियां शायद इस वजह से अलग हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो वो मुद्दा होगा सोसाइटी का रवैया। हमारी फिल्मों ने और बहुत सारे एक्शंस ने रेप जैसे गंभीर अपराध को नॉर्मल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मामले अदालत तक पहुंचते हैं उनमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि विक्टिम के साथ न्याय होगा। लेकिन सोचिए, जो मामले अदालत तक नहीं पहुंचते हैं उनका क्या? ऐसे मामले गांव की पंचायतें अपने स्तर पर हल करने की कोशिश में रहती हैं। यदा कदा खबरें आती हैं कि पंचायत ने रेप आरोपी पर 50,000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया, या विक्टिम के हाथों थप्पड़ मारने की सजा सुनाई और छोड़ दिया। वहीं खाप पंचायतें तो सजा के तौर पर रेप जैसे क्राइम का इस्तेमाल करती हैं। कुछ साल पहले खबर आई थी कि मेरठ की खाप पंचायत ने 2 दलित बहनों का रेप कर उन्हें नग्न अवस्था में परेड करवाने का आदेश दिया, क्योंकि उनका भाई तथाकथित ऊंची जाति की लड़की के साथ भाग गया। कहीं पर रेप करने वालों को छोटी सी सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं पर रेप जैसे अपराध को सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉलीवुड की बात करें तो कुछ पुरानी फिल्में उठाकर देख लीजिए। ये तक दिखाया गया है कि लड़का शराब के नशे में लड़की का रेप करता है, लड़की सुसाइड करने जाती है, लड़का उसे बचाता है और फिर शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्मों में तो तथाकथित जिस्म की गर्मी देने के नाम पर लड़की का रेप कर दिया गया, और कई नामी एक्टर एक्ट्रेस की फिल्मों में इस तरह के सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन फिल्मों में रेप को शादी के नाम पर जस्टिफाई करने की भरसक कोशिशें की गई हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी फिजिकल रिलेशन अगर लड़की की मर्जी के खिलाफ हो या फिर लड़की नाबालिग हो तो वो रेप की कैटेगरी में ही आएगा। आप शादी करके उस अपराध को खत्म नहीं कर सकते। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो लद्दाख का है। यहाँ पहली बार पुलिस सेवा में लड़कियों को भर्ती किया गया है। अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये भर्ती हुई है। बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लड़के लड़कियां लद्दाख में बेरोजगार हैं। जब भर्ती का अता पता नहीं था तब ये लड़के लड़कियां काफी खफा थे। उन्होंने लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनने को भी बड़ी भूल बताया था, लेकिन आखिरकार इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद इन युवाओं के चेहरे पर मुस्कान है। ये था दिन का वीडियो। और आपको बता देते हैं आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी आई है राजस्थान से। यहाँ 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की डायरेक्टर जनरल बनी है। राज्य में डायरेक्टर जनरल की रैंक तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है नीना। अपने पूरे करियर में नीना ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काफी फोकस किया। स्टेट वुमेन्स कमीशन की मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने साल 2000 में एक प्रोग्राम को डिजाइन किया था, जिसके तहत कमीशन के सदस्य अलग अलग जिलों में जाकर मुसीबत का सामना कर रही महिलाओं को सुनते थे। डायरेक्टर जनरल बनने पर नीना कहती हैं कि औरतें हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में ही देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी ग्लास सीलिंग्स हैं वो आखिर में खत्म हो जाएंगी, यानी जो लड़कियां हैं वो हर तरह की दिक्कतों का सामना करके आगे बढ़ती ही जाएंगी। अगली सुर्खी बनाई है यूएस जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने। कुछ दिन पहले मेंटल हेल्थ के चलते सिमोन ने टोक्यो ओलंपिक से कुछ कॉम्पिटिशन से नाम हटा लिया था अपना, जिसमें टीम वाला इवेंट भी शामिल था। लेकिन अब सिमोन ने वापसी कर ली है। बीम फाइनल में सिमोन ने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। चीन की गुआन चेनचेन इस कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडलिस्ट रही। सिमोन, जो इस वक्त मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रही हैं, उनकी वापसी वाकई काबिल तारीफ है। अब आपको ये बता दें कि कल भारत की महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला है और साथ ही लवलीना का भी मुकाबला है। लवलीना का कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मेडल का रंग वो जरूर बदलेंगे। ये था आज का शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।